हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 23 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। आगे बढ़ेंगे। हमारी द्वारा क्विज 2020 के नाम से आपके लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें आपको 5,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ और 2,500 रुपये सेकंड प्राइज़ जीतने का मौका है। 100 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है और 24 मई 2020 को ये प्रतियोगिता आपके लिए आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लें या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ेंगे। हमारे नोट्स के बारे में जानकारी है। एमपीपीएससी 2020 के लिए हमारे नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात होगी थॉट ऑफ द डे की, वो थॉट जो आपको करता है मोटिवेट और आपको हमेशा प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। आज का हमारा थॉट है कि केवल इसलिए ना रुकें कि आप थक गए हैं। हम सब जब कोई काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं और एक समय जब आता है तब हमें लगता है कि हम थक गए हैं यार, अब हमें काम को बंद कर देना चाहिए या अब हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये मान कर चलते रहें कि बस अब आपकी मंजिल तो पहुंचने ही वाले हैं आप, और आपकी मंजिल बहुत करीब है, जस्ट आप पहुंच जाएंगे। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो 72वां स्थान नहीं, 74वां स्थान भारत को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर जो है आंचल पाधी का है, दूसरा उत्तर विजय प्रजापत का है और तीसरा उत्तर रितेश कुमार का है। तो आप तीनों को बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए तो ध्यान से देखो वीडियो को अंत तक, और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न करंट अफेयर का हमने कल पढ़ा था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में कितने लाभार्थी हो गए हैं। तो इसके तहत 1 करोड़ लाभार्थी हुए हैं। दूसरा प्रश्न आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन। तीसरा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, एक्चुअल में ये चाय है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मई को। और चौथा प्रश्न है कि रेलवे का कितने हॉर्स पावर वाला अपना पहला इंजन WAG 12 इसका जो है परिचालन शुरू हुआ है और ये 12,000 हॉर्स पावर का है। पांचवा प्रश्न विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त की गई है कारमेन रेनहार्ट। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस राज्य में दीदी वाहन सेवा नाम की एक पहल शुरू की गई है और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुई है। सातवां प्रश्न कि किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है और ये महाराष्ट्र में हुआ है। वहीं आठवां प्रश्न है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा। ये हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। और ये पदभार संभाला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा 2020-21 के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है और इसका पदभार भी इनके द्वारा संभाल लिया। इन्होंने स्थान लिया जापान के हिरोकी नाकातानी का। तो ये आपको याद रखना है कि जापान के हिरोकी नाकातानी ये पहले इस पद पर थे, अब ये हमारे हर्षवर्धन जी आ गए हैं। भारत के प्रत्याशी जो थे इनको कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर करीब 194 देशों के सदस्यों की जो विश्व स्वास्थ्य सभा थी उसने हस्ताक्षर किए हैं और यही विश्व स्वास्थ्य सभा होती है जिसकी हर साल बैठक जिनेवा में आयोजित होती है। और ये ही कार्यकारी बॉडी आप कह सकते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए जो काम करने का, जो निर्णय लेने का काम करता है वो यही विश्व स्वास्थ्य सभा करती है। अब बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की करेंगे, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की करेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे। बात दूसरे प्रश्न की होगी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 2020 की जो थीम थी इस बार की मनाया गया 22 मई को और इसकी थीम थी आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। तो ये इस बार की थीम इसमें रखी गई थी और इसके द्वारा हर साल जो है राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की हम बात करें जैव विविधता दिवस की, तो भारत की जो जैव विविधता में योगदान है वो करीब
8% है, ये आपको याद रखना है। और जैव विविधता होती क्या है, तो एक विशेष क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक प्रजातियों के पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव ये जो शामिल होते हैं, इससे किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बनती है। जहाँ जितनी ज़्यादा प्रजातियाँ रहती हैं वो उतना जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र होता है, राइट। और इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर शामिल है, जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें। ऐसा नहीं कि पशु पशु हैं, तो यानी कि शेर, बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, ये अलग अलग नस्लें हैं। तो अलग अलग नस्लें जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, ना कि एक पर्टिकुलर जानवर की संख्या ज़्यादा होने से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी रक्षा वस्तुओं को मंजूरी दी गई है। और इसमें करीब 26 रक्षा वस्तुओं को और मंजूरी दे दी है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब इससे होगा क्या, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो जो रक्षा मंत्रालय है उसने मेक इन इंडिया पहल जो भारत सरकार की, जिसमें भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता है, विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाता है, और इसी के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है कि यानी ये वस्तुएं केवल हम मेक इन इंडिया वाली खरीदेंगे। तो मंत्रालय ने अब तक आपके करीब 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, और इसके तहत जो देश के अंदर इसका निर्माण करते हैं, स्थानीय आपूर्तिकर्ता हैं, उनको वरीयता दी जाती हैं। और इनमें से ये जो 26 वस्तु हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 127 में से। ये जो सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के संशोधन के माध्यम से किया गया है। बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा, और ये किया जाएगा पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स को। सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए, और ये संवेदनशील क्षेत्र क्या होते हैं ये भी जान दीजिए। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी, उनने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बातचीत की, और इस बैठक में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने के संबंध में एक चर्चा हुई थी। और इसी के तहत भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई थी, उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन भी किया था। और इस समिति ने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की है, यानी कि वेस्टर्न घाट बहुत लंबा चौड़ा है, आप सभी को पता है। तो केरल, कर्नाटक और यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। तो उनमें से ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा, इनको आवश्यकता है, तो उसके बारे में ये बैठक थी। बात करेंगे अब हम पांचवें प्रश्न की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम करके कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, और इसको 40 बेसिस पॉइंट कम करके 4% करने का निर्णय लिया है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आरबीआई की बैठक हुई, और आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लगातार उस प्रॉब्लम में जाती दिखाई दे रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हो रहा है। और आरबीआई ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो हमारी ग्रोथ है वो नकारात्मक हो सकती है। तो ऐसे में रेपो रेट में 0.40% की कटौती करने का फैसला किया, और अब रेपो रेट 4.40% से घटकर केवल 4% रह जाएगा। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 7.35% से घटाकर 3.35% करने किया जाएगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा जाएगा। अब इसके अलावा जो लोन की किस्त चुकाने के लिए पहले 3 महीने का कंसेशन दिया गया था, इस छूट को 3 महीने और बढ़ाया गया है, और अब इसका फ़ायदा अगस्त तक मिलता रहेगा। बात हम परीक्षा दृष्टि में करते हैं आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वहीं बात करें हम छठवें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। तो यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना जो की गई है वो की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी जिसे हम कहते हैं, उसके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यूपी स्टार्टअप फंड की आवश्यकता जो है, स्थापना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई है। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश है। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय फूल पलास है। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, और विधानसभा की 403 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पर विधान परिषद भी, जिसमें 100 सीट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, सातवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश ने 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, और ये किया गया है चाइना के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चाइना ने अपना रक्षा बजट जो है पिछले साल जो था उससे
177.6 अरब डॉलर जो था पिछले साल, इससे बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। भारत का रक्षा बजट जो है ये इस चाइना का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से करीब 3 गुना ज़्यादा है और अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा रक्षा बजट है, ये आपको याद रखना है। कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट आई है और उसी के चलते वर्षों में की गई सबसे कम बढ़ोतरी। अगर नॉर्मली अगर सब कुछ होता तो चाइना इससे और ज़्यादा बढ़ोतरी करता। बात चाइना की करेंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी युआन है। मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। चाइना के साथ में भारत की सीमा लगी हुई है। ये जो रेड कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है यही चाइना है और इसकी राजधानी आप यहाँ पर देख पाएंगे ये बीजिंग है। अब भारत के 2 हिस्से चाइना के बीच में ग्रे कलर के दिखाए गए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है जिसको चाइना अपना क्षेत्र बताता है, ये भारत के पास है और भारत का ही क्षेत्र है। तो इन्हीं के बीच में मैकमोहन रेखा है जिसको चाइना मानने से मना करता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है इसको 1950 से इस पर चाइना का कब्जा है, ये भारत का क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि आईआईटी गुवाहाटी ने किस बीमारी को रोकने या कम करने के तरीकों को विकसित करने का दावा किया है और इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की बीमारी को थोड़े समय के लिए जो याददाश्त चली जाती है उसको रोकने या कम करने के लिए नए तरीके को विकसित करने का दावा किया है। और आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्यों की एक टीम थी और उस टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिस अणु को जमा होने से रोकने का तरीका पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। हमारे दिमाग में क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिस अणु जमा हो जाते हैं और उसके कारण हम कई बार अल्जाइमर की जो बीमारी होती है उसमें चीज़ों को भूलने व्यक्ति लगता है। तो अल्जाइमर की बीमारी भूलने की बीमारी है और इसके लक्षण है कि याददाश्त की कमी होना, निर्णय नहीं ले पाना, बोलने में दिक्कत आना, ये सब जो है अल्जाइमर की बीमारी के लक्षण हैं। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।